गुरु प्रेमियों, गुरु स्टोरीज की यात्रा में हमने पुस्तकों, टेपों, समाचार पत्रों और अनेक प्रकाशित लेखों का गहन अध्ययन किया है। हमें लगता था कि हम अपने प्रिय सद्गुरु ओशो के कई पहलुओं से पूर्णतः परिचित हैं, लेकिन हाल ही में शोध में हमें एक ऐसा अनूठा रत्न मिला जिसने हमारे हृदय को आनंद और आश्चर्य से भर दिया। यह है स्वयं ओशो द्वारा लिखी गई एक रोमांटिक कहानी जो उन्होंने नवभारत टाइम्स के लिए लिखी थी और जो 28 नवंबर 1953 को प्रकाशित हुई थी। कहानी का शीर्षक है अधूरी वासना। कहानी पर टिप्पणी करना हमारी क्षमता से बाहर है, परंतु इतना अवश्य कह सकते हैं कि ओशो की लेखनी इस कहानी को अत्यंत रोचक बनाती है और कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें नए आयाम खुलते जाते हैं। हमने सोचा क्यों न आज इस अनमोल कहानी को आपके साथ साझा किया जाए। गुरु प्रेमियों, आइए इस कहानी का आनंद लें और अपने प्रिय सद्गुरु ओशो को स्मरण करें। मैं पथ पर अकेला था। मेरा गीत था और दूर दूर तक पहाड़ी पगडंडियों में चांदनी बिखरी सोई थी। रातें ठंडी हो गई थी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी थी। एक माह की देर थी कि यहां भी बर्फ के गोले पड़ने लगेंगे। नदियां जमकर चांदी की धारों में बदल जाएगी और काले पहाड़ों की चोटियों पर शुभ्र हिम ऐसे चमकने लगेंगे जैसे पहाड़ों ने अपने जूड़ों पर जूही के सफेद फूल बांध लिए हों। मैं अपने आप में खोया खोया आगे बढ़ता गया। कभी कभी कोई पक्षी रात में मौन को तोड़ता निकल जाता और सूनी वादियां उसके परों की फड़फड़ाहट में गूंज जाती। फिर रात का ठंडा मौन वैसे ही वापस घिर आता जैसे नदी की छाती पर गिरे पत्थर से कांपती लहरें फिर एक दूसरे से मिलकर मौन हो जाती है। आधी रात का जवान चांद चमक रहा था और एक सफेद बादल का तन्हा सा टुकड़ा उसके आसपास तैरता जा रहा था। मैंने सोचा चांद के साथ तो कोई है, पर मैं बिल्कुल ही अकेला हूं। मैंने नजर उठाकर चारों तरफ फैली सुनसान वादियों को देखा और फिर अपने 25 वर्ष की मानो उस जिंदगी पर नजर डाली जो आज मुझे एक लंबी सुनसान अंधेरी वादी के सिवाय और कुछ भी नहीं लगती। मेरा मन उदास हो गया और मैंने अचानक ही टूट गए अपने गीत को फिर गुनगुनाना शुरू कर दिया। सफेद बादलें देर तक चांद को घेरे रही और फिर अंत में उस पर छा गई। मेरे पथ पर एक क्षण को अंधेरा उतरा और चांदनी के सफेद रूप में घुल मिल गया। मेरी पगडंडी अब एक मोड़ पर आ गई थी। पहले थोड़ा सा उतार था और फिर दूर तक लंबा चढ़ाव जो चिनार के वृक्षों से होता हुआ पहाड़ के ऊपर तक घूमता चला गया था। इस चढ़ाव के अंत में मेरा गांव था जहां मेरी बूढ़ी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं उतार पर धीरे धीरे उतरने लगा। सामने की घाटी के उस पार शैल नदी की चौड़ी धारा चांदनी की झिलमिलाहट में चमक रही थी। उस पर दूर एक सफेद धब्बे सा बजरा पानी और उससे बांसुरी के मीठे स्वर थिरकते पहाड़ों से टकरा रहे थे। मैंने अपना गीत बंद कर दिया और बांसुरी को सुनने लगा। वादियों के सुनसान प्राण धीरे धीरे उसके लहराते स्वरों में भर गए। मेरी आंखों में नींद की खुमारी उतरने लगी और रात एक मधुर से स्वप्न में बदल गई। पगडंडी का उतार अब पूरा होने को था और मेरे गांव को जाती राह सांप की सुनहरी कांचली सी दूर तक चमकती दिख रही थी। बांसुरी के स्वर तीव्र हो गए थे और नाव धीमी गति से अब किनारों की तरफ आ रही थी। चांद लहरों को चूम रहा था और सफेद बदली का टुकड़ा बहुत पीछे किनारों के ऊंचे वृक्षों में उलझा सा लगता था। मैं कंकरीली पगडंडी के उतार पर किसी स्वप्न में खोया सा उतरने लगा। मेरा रास्ता ऊपर जाता था पर मेरे प्राणों के तार नीचे को बह रहे थे। मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई नीचे खींच रहा हो और मैं अपने कदमों को रोकने में
असमर्थ हूं। बांसुरी के स्वर धीरे धीरे तीव्र से तीव्रतर होते जा रहे थे। नदी करीब आती गई और मैं किनारों के ऊंचे वृक्षों के बीच से नीचे उतरता गया। पगडंडी पर अब रेत ज्यादा बढ़ गई थी और शैल का किनारा मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। ठंडी हवाएं लहरों को थपेड़े देती मुझे छूने लगी। मेरी शॉल का पल्ला पीछे पीछे उड़ता और मेरी सांस में बर्फ का ठंडापन उतरने लगा। सांसें भीतर जाती तो ऐसा लगता जैसे प्राण में बर्फ के लहराते फीते घसते चले जा रहे हो। पगडंडी अंत में रेत में जाकर खो गई। मैं अब पहाड़ों से नीचे उतर आया था। चांद अब सिर पर आ गया था और मेरी लंबी छाया सिमट कर मेरे पैरों पर लिपट आई थी। बांसुरी अब और मधुरता से बज रही थी और उसके स्वर मेरी सांसों में डूब रहे थे। मैं उनकी मधुरता में आगे बढ़ता गया और किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। हिलती लहरों ने मेरा स्वागत सत्कार किया और किनारे पर बैठा कोई पक्षी उड़ता उस पार चला गया। एक नाव मेरे पास आकर रुक गई। लहरें उसके आगमन में हिली और एक दूसरे पर दौड़ती चली गई। बांसुरी के स्वर तीव्र से तीव्रतम होते चले गए और अंत में एकाएक ऐसे टूट गए जैसे कोई चीनी का बर्तन अचानक पत्थर पर गिरकर बिखर गया हो। उनकी प्रतिध्वनि पहाड़ों में गूंजी और फिर नाव में कोई जोर से मीठी हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी में बांसुरी से ज्यादा मिठास थी। मेरे रोए रोए में कंपन की लहरें दौड़ गई और मेरे दिल की धड़कनों पर उसकी ध्वनि टूटे गजरे के फूलों सी बिखरती चली गई। 2 क्षण नितांत खामोशी में बीते और मुझे मेरे दिल की धड़कन की आवाज स्पष्ट सुनाई देती रही। फिर कोई बाहर आया और चांद की रोशनी अचानक दोगुनी हो उठी। मैं एकटक उसे देखता ही रह गया। वह फिर से हंसने लगी और मेरे दिल के कमल थर-थर होने लगे। वह कौन थी मैं नहीं जानता था, पर मुझे लगा जैसे हम युग युग के जाने पहचाने मुसाफिर हैं और मेरे सपनों को छूने वाली जादूगरनी मेरे सामने खड़ी थी। उसकी भंवरें सी काली काली पुतलियों पर चांद प्रतिबिंबित हो रहा था और उसके चांदनी सी गोरे गालों पर बालों की एक काली लट हवा में झूल रही थी। वह एक क्षण चुपचाप मुझे देखती रही और फिर धीरे से बोली, नाव पर आ जाओ। उसकी आवाज में फूलों की खुशबू और सुबह की ताजगी थी। मैं एक क्षण ठिठका और पागल की तरह किसी अनजानी कशिश में बंधा नाव पर चढ़ गया। नाव मेरे चढ़ने से धीमे से डोलने लगी, जैसे सुबह की दक्षिणी हवा में नई नई फूल की पंखुड़ी डोलती है। लहरें जोर से हिलने लगी और शैल के आंचल पर सोया चांद का प्रतिबिंब टुक टुक होकर बिखर गया। उसने अपने गोरे शरीर पर आसमानी रंग की पतली सी साड़ी पहनी थी और लंबे लंबे काले बालों को खुला छोड़ रखा था। पतली साड़ी से उसका शरीर का रूप ऐसे छन छन कर बाहर आ रहा था जैसे पतली मलमल की तहों में किसी ने चांद की रूपहली रोशनी छुपा दी हो। मैं उसे देखता रहा और देखता ही रह गया। वह पीछे लौटी और पर्दा उठाकर बड़ी मधुर आवाज में बोली, भीतर आ जाओ। मुझ में उसके आदेश को इनकार करने की सामर्थ्य बिल्कुल नहीं थी। वह भीतर गई तो मैं उसके पीछे ही पर्दा उठाकर भीतर हो गया। उसने अपने कोमल हाथों में मेरा हाथ ले लिया और मेरी आंखों में झांकने लगी। उसके उभरे उरोज मेरी छाती को छू रहे थे। मेरे प्राण का तार तार कांपने लगा और मेरी आंखों के सामने से सब कुछ मिटाता एक शून्य बिखरता चला गया। उसने धीमे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे होठों पर अपने मधुमय होंठ लगा दिए। मेरा अंतर उसके हृदय की धड़कनों के स्पर्श से भर गया और उसके आलिंगन के नशे में मेरी चेतना घुल मिलकर एक हो गई। सुबह मेरी चेतना लौटी। मैं ठंडी रेत पर पड़ा था और पहाड़ों के पीछे से सुबह का सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। मैंने अपने चारों तरफ देखा।
वहां कोई भी नहीं था, बस दूर एक मछुआरे का झोपड़ा विचार मग्न किसी एकाकी दार्शनिक सा घास में सिर उठाए खड़ा था। मैं उठा और झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। मेरा अंग अंग शिथिलता में बोझिल था और रात की घटनाओं की स्मृति मेरी आंखों में घूम रही थी। बूढ़े मछुआरे से मैंने रात की सारी बातें कही। वह गंभीर हो गया और बोला, तुम खुशकिस्मत हो जो अब भी जिंदा हो। इस घाटी को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। जिसके आलिंगन में तुम रात भर रहे हो वह कोई जीवित व्यक्ति नहीं, एक वेश्या है, एक मृतात्मा जिसकी वासना अधूरी छूट गई।